नमस्कार भाइयों और बहनों. Good evening, dear brothers and sisters throughout the country. This is Manish Kumar and I am on Study IQ right now. I'll be keeping my discovery of life through the journey of UPSC both in English and Hindi for the better understanding of entire population of our country. Whosoever is watching the video, my aim would be to give the clear perspective of how I did, what worked, what did not work, and what can be the स्ट्रेंथ एंड किस तरह से आप अपना जर्नी बना सकते हैं. तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगा कि आपने ये समय निकाला अपने बहुमूल्य जीवन से और आप इस चैनल पर ये वीडियो अभी देख रहे हैं. तो बात की जाए अगर यूपीएससी की और मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो बताना बहुत अनिवार्य होगा. सबसे पहले तो मेरा नाम मनीष कुमार है and I work in an investment bank, Deutsche Bank in Mumbai. I am still working. I am working there for the last 4 years. मैंने अपनी पढ़ाई IIT कानपुर से 2014 में बीटेक एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग से पूरी की. वहाँ पे मुझे अपने डिपार्टमेंट में गोल्ड मेडल भी मिला. उसके साथ साथ मैं वहाँ पर अपने हॉस्टल का कल्चरल सेक्रेटरी होने के साथ साथ हिंदी साहित्य सभा करके हमारे यहाँ एक कल्चरल क्लब था, उसका मैं कोऑर्डिनेटर था. कहीं ना कहीं मुझे में देश के लिए या समाज के लिए कुछ अच्छा करने की भावना हिंदी साहित्य सभा आईआईटी कानपुर से उत्पन्न हुई. उसके पहले की जर्नी में अगर वापस जाया जाए तो मेरा बचपन रांची, जो कि झारखंड का सिटी कैपिटल सिटी है, आप अब इसे धोनी के घर के नाम से भी जानते होंगे, यह मशहूर हो चुका है, परंतु मेरे बाल्यकाल में यह इतना मशहूर नहीं था. इट वाज नॉट दैट फेमस. सो वहाँ से मैंने अपनी 10th और 10+2 की पढ़ाई की. मेरे पिताजी, जो पहले झारखंड सरकार के साथ, ही वॉज ए डिस्ट्रिक्ट डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर, ही टुक अ वॉलंटियरी रिटायरमेंट सर्विस फ्रॉम द डेयरी इंडस्ट्री. माई मदर इज ए होम मेकर एंड शी लिव्स विथ मी इन मुंबई. I have an elder brother who is from IIM Ahmedabad and he is also preparing for UPSC, and I have a younger sister and she works in a private firm. ये है मेरी ज़िंदगी की छोटी सी कहानी मेरे परिवार के बारे में. आगे बढ़ते हैं. तो सेकंड चीज़, मैंने अपने पास थोड़े से नोट्स रख लिए क्योंकि आई डोंट वांट टू से एनीथिंग इम्प्रॉम्प्टू. सवाल आता है कि अब यार यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तरफ मेरा रुझान क्या हुआ, कैसे हुआ. तो एक नज़र डालता हूँ मैं अपने लास्ट 4 years में, इन विच आई वॉज इन डॉइचे बैंक. आई वॉज पोस्टेड एज अ फाइनेंस एनालिस्ट इन डीबी and then slowly I graduated to associate last year. So I have seen the 4 years of an investment banking wherein I have been making long short trade strategy, working on different things. It gives me a kick in the life to do those things. At the same time, I never wanted the work to define myself. My objective of life should be greater than the work I do in a company. Therefore, the very first day I joined the company, I promised to myself, मैंने खुद को ये प्रॉमिस किया कि मैं हर हफ्ते सैटरडे संडे जाके गरीब बच्चों को वृद्धाश्रम में जाकर, या किसी को एसिड से जो लोग जल जाते हैं या जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, हमारे समाज के वो लोग जिन्हें हम देखना नहीं चाहते या जिन्हें हमने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया है और आगे बढ़ गए, उनके साथ समय बिताऊंगा. इसीलिए नहीं कि मैं उनके लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा चाहता था, इसीलिए कि मैं ज़िंदगी को समझना चाहता था. अगर आज मैं आप सबके सामने बोल पा रहा हूँ, अगर मेरे पास ये क्षमता है कि मैं बोल पाता हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बच्चे भी हैं समाज में जो बोल भी नहीं सकते. और ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना देखने में कठिन होता है. मैं उन बच्चों से मिला जो बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे. वो हमसे ज़्यादा खुश थे लाइफ में, और हम छोटी छोटी परेशानियों के साथ अपनी ज़िंदगी में दुखी होते जा रहे थे. तो इन सब से मेरे सोचने का, समझने का, देखने का, ज़िंदगी को महसूस करने का दायरा बढ़ा. और ये दायरा ही था साथियों जो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे इस मकाम तक खींचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया. तो एज यू ज्वाइन इन इन्वेस्टमेंट बैंक, और जैसा कि कई लोग जो नौकरी कर रहे होंगे मैं उनसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, लेट अलोन यूपीएससी. आई ऑल्सो फेस द सेम स्ट्रगल इन माई प्रिलिमिनरी ईयर. मैं ये वीडियो काफ़ी अलग रखना चाहूँगा दूसरे लोगों से, क्योंकि मेरी प्रोफाइल अगर आपको पता हो और कई लोगों को मालूम भी है, काफ़ी डिफरेंट है. वर्किंग विदाउट रेजिग्नेशन, वाई आई डिड नॉट रिज़ाइन. मैं दिल्ली नहीं गया, मैंने कोई कोचिंग नहीं की, या मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं बनाया, ना ही मैंने कोई मॉक इंटरव्यू आज तक दिया लाइफ में. फिर भी अगर मैं इस एग्ज़ाम को निकालने में सफल हुआ तो कहीं ना कहीं इसके पीछे
हमें खुद से ज़्यादा कॉज ऑफ सक्सेस को समझना चाहिए। और वीडियो की शुरुआत में ही मैं कॉज ऑफ सक्सेस की तरफ लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो समाज है, द करेंट सोसाइटी ट्राइज टू ग्लोरीफाई अ पर्सन, बट रादर देन दैट अ प्रोसेस हैज़ टू बी ग्लोरीफाइड, अ प्रोसेस हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड। और उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं मेरी माँ का भूमिका सबसे अग्रिम स्तर वाला है, जिसको कहते हैं ना द गोल्डन पीक, द क्रिसेंट पीक वाला है। मेरी माता जी मेरे साथ पिछले 4 वर्षों से मुंबई में हैं। हम उनका टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज करा रहे हैं। 4 साल पहले जब मैं अपनी स्नातक डिग्री को लेने के लिए आईआईटी कानपुर में था, हमें ये पता चला और मेरे पिताजी ने बिना समय वेस्ट किए बोला कि इन्हें मुंबई में दिखाना चाहिए। और तब से मेरी माँ मेरे साथ, मेरे लिए मुंबई में रहती हैं और मैं उनके लिए मुंबई में रहता हूँ। तो ये जो सिनर्जी क्रिएट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मेरे पिताश्री जो हमेशा वीआरएस लेके भी हमारे पीछे लगे रहते हैं कि आपको एक बेहतर इंसान बनना होगा, समाज के लिए कुछ करना होगा। इसके बाद मेरे भाई, मेरी बहन, जिन्होंने कंटिन्यूअस मुझे इस चीज़ के लिए मोबिलाइज किया कि नहीं, इफ़ यू हैव द पोटेंशियल यू शुड नॉट वेस्ट इट, यू शुड ट्राई टू फोकस योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। आपको समाज के लिए कुछ अच्छा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। और इसके साथ कई घनिष्ठ मित्र जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे प्रोसेस में, कई ऐसे लोग जिनका नाम मैं आज ले भी नहीं पा रहा हूँ, परंतु वो जानते हैं कि वो मेरे साथ थे। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर ये सफलता आज है, अगर मैं आज आप सबके सामने 2 शब्द व्यक्त कर पा रहा हूँ, तो उन सब का स्थान 99% होगा और मेरा अपना स्थान मैं कहूँगा 1% से भी कम होगा। और इन सब से भी ऊपर जो 100% के ऊपर की जो एफर्ट लगती है, उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की अनुकंपा थी। इसी कारण मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया। और अभी तो मुकाम भी नहीं है, ये तो जर्नी की बस एक शुरुआत है। उस पहला हडल क्रॉस किया है, आपको भी पता है, सो मेनी हडल्स येट टू कम। लास्ट ईयर मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे एग्रेसिवली और पॉजिटिवली अब यूपीएससी में घुसना पड़ेगा। तो ये डिसीजन क्यों आया? जॉब करते करते मैं सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का जो ग्लोबल डिग्री होता है, मैं उसका एग्जाम दिए जा रहा था। मैंने लेवल 1 निकाला, मैंने लेवल 2 निकाला, फिर मुझे लगा कि लेवल 3 निकाल के मैं इसका चार्टर भी पूरा कर लेता हूँ। तो ये बड़ा ही दिलचस्प मोड़ था मेरी जिंदगी का, व्हेन आई वाज गिविंग 3 बैक टू बैक एग्जाम्स। आरबीआई का भी एग्जाम था जो कि माय ब्रदर वाज गिविंग टू जस्ट टू क्रिएट सिनर्जी विथ हिज स्टडीज। आई ऑल्सो गिव द आरबीआई एग्जाम। सो आई हैड 3 एग्जाम्स, सीएफए लेवल 3 ऑन 3rd of June, RBI on 17th of June and UPSC prelims on 18th of June 2017. But with the constant support of my parents and the self-belief and playing on my strength and with some real hard work that I put for the last 2.5 months before the exam, I was able to crack all 3 of them, and I am very, very grateful to God that gave me this ample strength in those times जिसमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी के कारण कई लोग अपना पूरा 100% एफर्ट नहीं दे पाते हैं। तो ना कि सिर्फ मेरे लिए, मैं ये कहना चाहूँगा, यूपीएससी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम था, परंतु बाकी दोनों एग्जाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आरबीआई और आपका सीएफए लेवल 3। तो कहीं ना कहीं मुझे कभी वो एंग्जाइटी फील नहीं हुई कि यूपीएससी मेरा ब्रेड बटर एग्जाम है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ मानकर या ये चीज़ सोचकर तैयारी शुरू कर दें कि यूपीएससी में ही मुझे सब कुछ करना है या सब छोड़ छाड़ कर यूपीएससी करने लगे, तो उससे एक एंग्जाइटी क्रिएट होती है और उससे आप अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस सेंस में मैं अपने आप को लकी फील करता हूं कि मैंने अपना अटेंशन काम के साथ साथ और डिफरेंट एग्जाम्स में डाइवर्ट करके रखा था। Now comes the very important part, which is very neglected and very few people talk about it, is how do you crack an exam while you are working also. So this was very, very important and many people have asked me. The important thing I would say is the important switch between learning and earning. So what happens generally when you go to an office, when you come back from office, you actually come back in a physical sense, but your mental space is still occupied in the office, and that is where the entire problem arrives. आप 8 बजे ऑफिस से लौट कर घर आते हो, 10 बजे तक आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हो कि आप कुछ नया पढ़ सको या कुछ सीख सको, एंड दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ clever switch between earning and learning has to happen. For example, I always advise the people whom I train. So just for the wider audience, I train people and I guide them on my YouTube channel Hardworking Human. I also have a Facebook पेज RBI टारगेट 2018, जहां मैंने नवंबर 2017 से स्टार्ट कर दिया था गाइड करना आफ्टर गेटिंग ए AIR 49। उसमें अभी 15,000 से ज़्यादा लोग हैं। लास्ट वीक ही हमने 15,000 क्रॉस किया। एंड फॉर यूपीएससी वी हैव 3,000 स्टूडेंट्स ऑन आवर पेज। CSE 2018 अ न्यू अप्रोच। CSE सिविल सर्विसेज एग्जाम 2017 में मेरा रैंक 61 आया है। अगर मैं बोलना भूल गया हूँ, मेरी ऑप्शनल साइकोलॉजी थी
ये दोनों चीज़ें पहले मुझे बता देनी चाहिए थी, परंतु कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप लर्निंग से अर्निंग के फेज में जल्दी और अर्निंग से लर्निंग के फेज में जल्दी स्विच नहीं कर पाते हैं, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है तैयारी करना। ये कठिनाई मैंने पहले 2 साल महसूस की। मैं 16 घंटे 15 घंटे काम कर रहा था इन्वेस्टमेंट बैंक में, और फिर मैं आके खुद को लॉस्ट आउट फील करता था, बर्नड आउट फील करता था। मुझे लगता था कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, दैट एक्स्ट्रा यार्ड आई विल नॉट बी एबल टू टेक। उस समय मुझे समझ में आया कि आपको फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक योर माइंड बिलीव दैट इट इज स्टिल हेल्दी टू टेक न्यू कॉन्सेप्ट्स। और तब मैंने मेडिटेशन, योगा या आंख बंद करके थोड़ी देर तक सोचना, अपने आप को रिफ्रेशमेंट देना, रीइंफोर्स करना, ये सब शुरुआत किया। और तब से आई वुड से अगर आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, कहीं ना कहीं दिस एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जाम आप लाइफ का क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आई हैव मेड डेडिकेटेड वीडियोस ऑन माय चैनल, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सिंस बिकॉज इट इज़ ए यूपीएससी बेस्ड प्लेटफॉर्म, तो मैं इसमें यूपीएससी की तरफ ज़्यादा अटेंशन दूंगा। आरबीआई एग्जाम के लिए भी वी कैन हैव ए डिफरेंट सेशन, विल बी फोकसिंग ऑन यूपीएससी। तो मेरा यूपीएससी के तरफ रुझान क्यों बढ़ा? तो जैसा मैंने पहले बताया था आपको, एवरी सैटरडे एंड संडे आई गो टू डिफरेंट places to explore life, to understand from life, to learn from life. It is not that you need a teacher in coaching institute to guide you. Life is the biggest teacher for all of us, and that is where we are not playing to our strength. For example, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, इस बार ऐसे में एक क्वेश्चन आया था फार्मिंग पर लेकर कि आपको किसान की समस्या क्या है और why it is not subsistence. You would not believe, just a year back मैं एक गाँव गया था कुछ बच्चों के साथ, और मैंने सेम क्वेश्चन उनसे पूछा था कि अच्छा बच्चों आप ये बताओ, एक गरीब स्कूल के बच्चे थे जो बगल में ही रहते हैं और हम बस से गए थे। आई आस्क्ड कि आप सब में कितनों के पिताजी किसान हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव योर पेरेंट्स एज फादर और मदर एज फार्मर्स? एंड 60% ऑफ देम रेज देयर हैंड। मैंने आस्क्ड देम द क्वेश्चन, आप में से कितने लोग किसान बनना चाहते हैं? एंड द आंसर वर नॉट सरप्राइजिंग। मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ जो देख रहे हैं, हम में से कितने लोग किसान बनना चाहते हैं? है कोई तैयार जो बोले हाँ मैं जाके किसान बनना चाहता हूं? एंड दिस इज वेयर द इंटायर द हार्ट ऑफ द एसे वाज दिस ओनली। किस स्कूल में कौन सा बच्चा ये बोलता है कि मैं किसान बनूंगा पढ़कर? अब आप ये बताइए, अगर इस तरह के आपके पास फीडर पॉइंट्स पहले से मौजूद हैं, अगर आपने देखा है जिंदगी में, अगर आप रियल लाइफ इंस्टेंसेस कोट करते हैं, क्या आपके आंसर्स में वो डिफरेंस नहीं नज़र आएगा? बिल्कुल नज़र आएगा। और मैं इसी बात को अपने जो भी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ या जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं बोलता हूँ लाइफ के आंसर्स अगर आप लिखोगे तो आपके आंसर्स में लॉजिक से भी कहीं कहीं ऊपर मैजिक दिखाई देगा। और आई थिंक कहीं ना कहीं वो मैजिक काम आया जब मैं अपने सारे आंसर्स लिखता था मेंस के। मैंने मेंस की तैयारी बहुत कम की थी। प्रीलिम्स में ये मेरा रियल में पहला अटेम्प्ट था, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए। हाउएवर मैंने पहले भी अटेम्प्ट दिए थे जिसमें मैंने 10-12 दिन की तैयारी की थी और उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। सो मैं समझ गया था और उससे मुझे काफ़ी हम्बलनेस समझ में आ गया था। मुझे पहले लगता था इस एग्ज़ाम को भी मैं डिकोड कर लूँगा, किसी तरह क्रैक कर लूँगा, बट वो सब कुछ नहीं हो पाया। व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं, इस एग्ज़ाम में आपको कम्प्रीहेंसिव वे में समझना होगा चीज़ों को। एप्लीकेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन जल्दी जल्दी पढ़ के जो हमारा टेंडेंसी होता है सेमेस्टर एग्जाम से पहले तुरंत पढ़ा और घोट के निकल गया, वैसे नहीं हो सकता है। और ये अंडरस्टैंडिंग आपको या तो लाइफ से बिल्ड करिए या बुक से बिल्ड करिए, वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। मुझे लाइफ एक बेटर टीचर नज़र आया किसी भी टीचर से, किसी भी डिफरेंट कोचिंग मटेरियल से। ऐसा नहीं कि मैंने ऑनलाइन चीज़ों को नहीं पढ़ा, बट मुझे लगा कि ये एक बेहतर सोर्स हो सकता है। अब मैं कुछ चीज़ें यूपीएससी के बारे में बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूँगा जो शायद लोगों को पता हो ना पता हो। फर्स्ट थिंग, मैंने जब तैयारी शुरू की तो मैं समझ गया, और मेरे घर में भी मैंने बहुत क्लोजली फेलियर को देखा था। लोग नहीं निकाल पा रहे थे कि यूपीएससी, एक बचपन में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते थे एटम का, अणु परमाणु, सबने पढ़ा होगा 9th-10th में। तो यूपीएससी में उसमें ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट होता है, और ऑर्बिटल जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे तो उसमें जंप करना होता है, इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करना होता है। उसके लिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। अगर आप उससे जरा सा भी कम एनर्जी देते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन नीचे गिर जाता है। याद आ रहा होगा सबको। तो कहीं ना कहीं आपको उससे ऊपर की एनर्जी डालनी होगी ताकि आप इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जंप कर सके। इसका मतलब ये ऑर्बिट क्या है? ताकि आप प्रीलिम्स से मेंस क्वालिफाई कर सकें, मेंस से इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकें। उससे नीचे की एनर्जी डालने से होता क्या है, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप फिर से वहीं जगह पे आ जाते हैं, बैक टू द पोजीशन 0, और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है।
तो कहीं ना कहीं हमें बार बार ये लगता है कि आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग एग्जाम निकालते हैं वो बार बार एग्जाम निकालते हैं। ऐसा नहीं, उनका मेंस बार बार होता है, वो फिर से इंटरव्यू में आते हैं। और कई लोग होते हैं जिनका मेंस बार बार नहीं होता है। तो मुझे समझ में आ गया था शुरू में ही कि ये डिफरेंस तो एग्जिस्ट करता है। अगर मैंने वो थ्रेशोल्ड की एनर्जी नहीं डाली तो मेरा उतना, मान लीजिए 100 की एनर्जी जाननी थी तो मुझे 110 120 डालना पड़ेगा। अगर मैं 90 की ही एनर्जी डालूंगा तो मेरा पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा, मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्यों ना 110 का ही एनर्जी डाला जाए। और मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो पूरे एनर्जी के साथ तैयारी शुरू करिए सबसे पहले। दूसरा जो मुझे लगता है भ्रम है, या दूसरा मैं जो क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, मैंने यूपीएससी काफ़ी अनकन्वेंशनल वे में तैयारी की, काफ़ी कन्वेंशनल वे में निकाला। मेरी प्रोफाइल काफ़ी अनकन्वेंशनल थी, जॉब छोड़ नहीं सकता था, घर की आर्थिक स्थिति में समस्या हो जाती। तो एक जैसे बोला जाता है नासा क्या कर रहा है आज के समय में, अर्थ पे तो क्या है, आपका लाइफ एग्जिस्ट करता है, राइट। बट बाकी जगह पे भी यूनिवर्स में लाइफ की तलाश की जा रही है। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर लाइफ ऑन डिफरेंट अदर, मे बी आई वुड से द डिफरेंट गैलेक्सीज, वट एवर वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर, बट वी आर नॉट वेरी श्योर दैट लाइफ एग्जिस्ट और नॉट। We are not sure, but we are very sure life exists on Earth. Similarly, यूपीएससी की तैयारी में जो जनरल जनता है वो अर्थ पे रह के तैयारी कर रही है, काइंड ऑफ। अर्थ क्या हो गया, दिल्ली, कि आप एक सेट पैटर्न है, आपको पता है कि हाँ इस तरह से तो निकाला जा सकता है, सब लोग ऐसे तैयारी कर रहे हैं, तो वो काफ़ी सेफ और स्टेबल मार्ग हो सकता है कि कुछ कोचिंग ज्वाइन किया या दिल्ली में आए और रह के तैयारी की। बट देयर आर डिफरेंट अदर वेज ऑल्सो, देयर आर आई वुड से अनगॉन, या जो नहीं ढूंढे गए हैं, ऐसी टेरिटरीज भी हैं, ऐसे वेज भी हैं जिनसे यूपीएससी को निकाला जा सकता है। और उन वेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट वे है कि खुद पर बिलीफ रख के लाइफ से चीज़ों को सीखते हुए अलग पूरे अप्रोच के साथ, फोकस के साथ तैयारी की जाए। और शायद मैं उन्हीं किसी एक वेज को निकल गया था तैयार करने के लिए, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था, मैंने लेट स्टार्ट किया है, मेरे पास उतना लिबर्टी नहीं है जितना कई लोगों के पास होता है बाय गॉड ग्रेस, जो अच्छे से तैयारी करते हैं। मेरे आंसर्स अगर मैं उस सिस्टम को फॉलो करूंगा तो 2-3 साल बाद वहां तक पहुंच पाएंगे जिस लेवल पे लोग खेल रहे हैं। तो मुझे कुछ नया निकालना होगा, मुझे कुछ ऐसी चीज को तलाशने की कोशिश करनी चाहिए जो लोगों ने नहीं तलाशा है। क्लिक कर गया तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, जो मैंने किया था, मैं सफलता को से निकल पाया इस पूरे जर्नी में अपने स्पेसक्राफ्ट के साथ। तो आई वुड से कि सम वेज आर स्टिल देयर। All you need to do is to have the belief that you can explore out that way and you can make a own way for yourself. Don't try to repeat whatever others are doing. और blind follow करने से कभी कोई फायदा होता नहीं है। तीसरा मैं कहूँगा कि आज के समय में जो यूपीएससी में जो प्रक्रिया चल रही है, कोई 1 साल में निकाल सकता है, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 4, 5, 6, 7, कितने भी अटेम्प्ट में निकाला जा सकता है जब तक आपके पास अटेम्प्ट हैं। अगर कोई 1 साल में निकाल ले रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है सिस्टम में, या आप उनसे कहीं भी किसी भी लेवल पे कम हैं। कमी मुझे बस लगता है एक जगह पे आती है, वो होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ एंड द थॉट कि आई कैन ऑल्सो क्लियर। और जो कई सारे क्लाउड ऑफ डाउट आने लगते हैं, उससे बाहर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, चाहे जितना भी टाइम आपका लगे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो मुझे लगता है इस एग्ज़ाम का है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। तो उसके लिए अब हम पूरे जर्नी पे आएंगे, प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू पे, ताकि मैं इस तरह की भूमिका बांधनी जरूरी थी। वी नीड टू सेट अप दैट स्टेज फ्रॉम वेयर वी कैन एक्चुअली एक्सप्लोर आउट व्हाट कैन वर्क फॉर यू, व्हाट कांट वर्क फॉर यू, व्हाट शुड यू फॉलो। ठीक है, प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक आ रहा है, सो सबसे पहले हम प्रीलिम्स के तरफ ही फोकस करेंगे। प्रीलिम्स के लिए आई हैव रिटन एन आर्टिकल straight from my heart on insights. You can have a look at the article. If not, I'll give you some basic feeder for prelims. Prelims is very important exam. It will not lead to your selection of UPSC, but it will lead to the dejection of the confidence, to the feeling of the being rejected. इसलिए prelims काफ़ी important है, काफ़ी tricky है। आपको प्रीलिम्स पे 2-2.5 महीने मैक्सिमम फोकस देना चाहिए। प्रीलिम्स निकालने का तरीका सबका अलग हो सकता है। मैंने जो तरीका अपनाया था वो ये अपनाया था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं स्टैटिक पोर्शन को कवर कर सकता था, ना ही मेरे पास इतना एनर्जी बचता था। ऑफिस आने के बाद 2-3 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है, एंड वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। तो मैंने सोचा जो भी लिमिटेड टाइम है मैं उसमें अपने आपको मैक्सिमाइज करूं। तो सबसे पहले मैंने ये एनालाइज किया कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने रिपीट होते हैं। तो मैंने देखा कि 2-3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं डायरेक्टली यूपीएससी से। सीडीएस हो गया, आप यूपीएससी कई और एग्जाम कराती है, जैसे सीएपीएफ हो गया, मेडिकल हो गया, आईईएस हो गया, उन सब के आप क्वेश्चंस देख सकते
सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लास्ट के कुछ मोमेंट्स में आप ये क्वेश्चन दे सकते हैं। जो लोग 2019 में देना चाहते हैं प्रीलिम्स, उन सबको बेस बनाइए, वैसे सवाल को आप गूगल करिए, विकीपीडिया पर देखिए। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। तो मैंने इनसाइट्स ऑन इंडिया का टेस्ट सीरीज लिया था जिसकी कीमत थी 6400, और यही मेरा मैक्सिमम और टोटल मॉनेटरी एक्सपेंस है यूपीएससी के तरफ। 6400 रुपये के मैंने एक टेस्ट सीरीज ली थी जो ऑनलाइन में देता था। उससे क्या होता है, स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट में आपको अपना पता चलता है कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। इनिशियली व्हेन आई वाज सॉल्विंग आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व मोर देन 40-50 मार्क्स, इतना भी नहीं आता था मुझे। धीरे धीरे करते करते एनालिसिस, ट्रिक, क्या चलता है क्या नहीं चलता है, कैसे आंसर लाते हैं, क्यों लाते हैं, उस पर फंडामेंटल रिसर्च करना, सोचना समझना, कहाँ गलतियाँ हो रही है, कैसे जो गलतियाँ होती हैं उनको अवॉइड करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलतियाँ करना गलत नहीं है, गलतियों से सीख नहीं पाना गलत है। तो मैं कहूँगा कि गलतियाँ करें, गलतियाँ टेस्ट सीरीज में अलाउड है, धीरे धीरे उन गलतियों को कम करें। मैंने जो इस साल फोकस अपनाया था, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा प्रीलिम्स कुछ मार्क्स से छूट गया था, उसके बाद मैं ठीक से तैयारी नहीं कर पाया था क्योंकि काफ़ी काम आ गया था। तो 2-2.5 महीने जो मैंने बचे थे, तो मैंने सोचा था कि मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट करूंगा। 90+ अटेम्प्ट किया मैंने, 99 अटेम्प्ट किए इनफैक्ट, और मैं सोच के भी गया था मैं 99 अटेम्प्ट करूंगा, 66 सही होंगे, 33 गलत होंगे, फिर भी आई वुड गेट 110 मार्क्स। और मेरे एग्जैक्टली 66 सही हुए और 33 गलत हुए, एंड आई एग्जैक्टली गॉट 110 मार्क्स। सो दैट सेल्फ बिलीफ कि मैं ये अप्रोच फॉलो करूंगा और ऐसे ही करूंगा, दैट वर्कड आउट फॉर मी। कई ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आते थे, फिर भी मैंने एग्जाम में पेशेंटली समझकर क्वेश्चन को देखकर निकाला। और ऐसे कई अदर टॉपर्स भी हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए, आप उनकी प्रीलिम्स की वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको बस अपना तरीका ईजाद करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइंड योर ओन वे ऑफ डूइंग इट। व्हाइल आई मे बी कंफर्टेबल विथ माई वे, यू हैव टू फाइंड योर ओन वे। यही मैं कहना चाहूँगा प्रीलिम्स के लिए। इसके बाद प्रीलिम्स में मैं एक और चीज़ जरूर ऐड करूंगा कि जो जो सोर्सेज मैंने रिफ़र किए थे वो मैं बता देता हूँ। इनसाइट्स का मैंने ये लगाया था आपका टेस्ट सीरीज़, उसके बाद मैंने विजन के भी ओपन मॉक्स दिए थे। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ब्रुनाल सर का काफ़ी बड़ा हाथ था। मैंने उनकी वीडियोस देखी, 2x स्पीड पे देखी। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। ही इज़ वन पर्सन हु एक्चुअली इंस्पायर्ड मी बाई हिज वे ऑफ टीचिंग, दैट आई स्टार्टेड टीचिंग टू पीपल. Then I also saw the videos of Study IQ for prelims only, of budget and this one economic survey. They were very handy in quick revision of things. Apart from that, I also saw some videos of learning space when I was starting initially, and then finally the 60-day IAS Baba का prelims material भी. All in this 2.5 months very very professional way में मैंने तैयारी की। हर दिन 10 से 12 घंटे संडे सैटरडे को करता था, और पूरे फोकस के साथ, हाई प्रोडक्टिविटी के साथ, एंग्जाइटी को कंट्रोल करके। हमेशा दिक्कत क्या होती है कि अभी से ही आपको लगने लगेगा कि मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, एंड उस एंग्जाइटी में आपका परफॉर्मेंस लेवल 70% से गिर के 40% हो जाता है। सो ट्राई टू हैव दैट बिलीफ कि अगर एक भी सीट है तो मेरा होगा, मेरा कैसे नहीं होगा। मैंने पूरा बेस कवर कर लिया है, मैंने जितना भी किया है, मैं अपना 100% जितना भी एफर्ट दे सकता हूँ मैक्सिमाइज करके देने की कोशिश करूंगा। वन मोर थिंग दैट वर्क फॉर मी, लास्ट ईयर आई वाज ट्राइंग विथ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, फिर मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। देन आई थॉट कि नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स में क्या है। मैंने अपना ऑप्शनल चेंज करके साइकोलॉजी ले लिया। वाई साइकोलॉजी? सिंपली बिकॉज इट helped me to understand myself. It is an optional which can be comprehended even if, मतलब मुझे खुद को समझना था, मुझे अपने इमोशन समझने हैं, मुझे अपनी मेमोरी समझनी है, मुझे लर्निंग प्रोसेस समझना था। मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा साइकोलॉजी पढ़ के। आई नेवर केयर्ड कि कितने मार्क्स आते हैं साइकोलॉजी में, नहीं आते हैं, ये सब रिसर्च करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। उससे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने समझा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर मेकिंग द मिस्टेक ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन लर्निंग एस्पेक्ट, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन रिवाइजिंग एंड मेकिंग देयर मेमोरी शार्प। मैं 5 ही चीज़ पढ़ता हूँ। मैं मान लो कि 100 चीज़ पढ़ना है, मैंने क्या ठाना कि मैं 40 चीज़ ही पढ़ूंगा, 60 चीज़ नहीं पढ़ूंगा, पर 40 में मेरा प्रोडक्टिव आउटपुट होना चाहिए 38। कई लोगों को मैंने देखा है वो 70-80 कवरेज करके भी 30 ही याद रख पाते हैं। तो व्हाट इज़ बेटर? स्पेंडिंग टाइम ऑन मेमोरी विल ऑलवेज हेल्प। जैसे यू कैन मेक सम निमोनिक्स ऑफ थिंग्स। इस बार एशियान काफ़ी न्यूज़ में है, तो उसका निमोनिक्स हो सकता है टीवी क्लिप MMSB करके, T फॉर थाईलैंड, V फॉर वियतनाम, M फॉर मलेशिया, देन S फॉर सिंगापुर। इस तरह से आप देखोगे तो C फॉर कम्बोडिया, L फॉर लाओस, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो इस तरह की मेमोरी अगर आपके पास क्रिएट करते हो, या इस बार का क्वेश्चन आ सकता है मर्कोसोर इज रिलेटेड टू बापू, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, यूरुग्वे। आप समझ रहे हो? अब मुझे मर्कोसोर बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, मुझे बापू वर्ड से वो क्लियरली याद आ जाता था। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने तरीके से शॉर्टकट्स बनाएं, आप चीज़ों को समझें, ऑप्शन एलिमिनेशन, और भी कई तरीके हैं जो कि काफ़ी लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आई वुड नॉट बी स्पेंडिंग दैट टाइम ऑन प्रीलिम्स।
फिर आया मेंस की बात। मेंस और प्रीलिम्स में हुआ ये कि मैं मुंबई में रहता हूँ और वहाँ पे फ्लड भी आ गया था, प्लस सिचुएशन इन ऑफिस वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट एट दैट मोमेंट। काफ़ी ट्रांजिशंस हो रहे थे, द वर्क बिकेम लाइक टू हेक्टिक, तो मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला। लेकिन जितना भी समय मिला, फाइनली इन द लास्ट 25 डेज मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, एम आई गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम? आंसर आया, हाँ भाई, यू कैन क्लियर इट। कैन आई क्लियर इट? मैंने सोचा यस आई कैन क्लियर इट। एंड वाई आई एम क्लियरिंग इट? मैं क्यों निकालना चाहता हूँ ये एग्ज़ाम, मैं क्यों देना चाह रहा हूँ मेंस? तो मुझे अपने क्लास के बच्चे याद आए। मैं जाता हूँ एक स्कूल पढ़ाने हर सैटरडे संडे को, एशिया के लार्जेस्ट स्लम में, जो कि धारावी है, श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर करके एक स्कूल है। वहाँ पे मैंने बहुत इमोशनल, बहुत छोटे छोटे बच्चों के को पढ़ाता हूँ। 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास मैथ्स पढ़ाता हूँ। वो बोलते हैं सर ये आप हर क्लास आइएगा ना, हमें बताइएगा ना, हमें आपसे अच्छा समझ में आता है, आप अच्छे तरीके से बताते हैं, बहुत मज़ा आता है आपके पास। उनको रीइंफोर्स करता हूँ, उनके साथ ज़िंदगी के 4-5 घंटे हर सैटरडे, ये कंपलसरी एक्सरसाइज है मेरे लिए। वहाँ नहीं जाता हूँ तो मैं एक दूर दराज स्कूल गया था अपनी माँ के साथ, वहाँ पर हमने टॉयलेट बनाया। वहाँ की लड़कियों को जब आप देखोगे और वहाँ टॉयलेट नहीं है, 10-10 किलोमीटर पर एक स्कूल है, एक बच्चा छोटी सी बच्ची को लेकर, अपनी बहन को लेकर जब साइकिल पे आता है, तो मैंने समझा कि अगर मैं कितना भी कर लूँ इस ज़िंदगी में इंडिविजुअली, मैं वो चेंज, बदलाव, वो मैं जो करना चाहता हूँ मैं नहीं कर पाऊँगा जब तक कि मुझे इंस्टीट्यूशनल बैकिंग ना हो। इंडिविजुअल कैपेसिटी इज ऑल फाइन, बट यू नीड दैट इंस्टीट्यूशनल बैकिंग टू क्रिएट अ मैसिव चेंज. What I was doing was trying on my level best to create a nano change in the society. And then I closed my eyes. I think for them I have to clear it. Not just for my family, but for the extended family, for this entire country whom I consider as my brothers and sisters, for all those underprivileged kids whose eyes ask me a question whenever I see them. And that was the day when I decided, no, I have to give my 100%. I have to give not for me, but for them, for everyone who believes in me. एंड अगर मैं फेल कर गया तो ये मेरा फेलियर नहीं होगा, ये वो फेलियर होगा जो कि एक सही इंसान को उस इंस्टीट्यूशन से दूर करेगा. आई ऑलवेज बिलीव इन दिस थ्योरी ऑफ को एग्जिस्टेंस कि यूपीएससी को जितनी ज़रूरत गवर्नमेंट को एक अच्छे प्रोफेशनल इंसान की, उतनी ज़रूरत मुझे उसकी है. तब मैंने अपनी आंख बंद की और मैंने सोचा, इफ़ आई फॉलो द सेम ओल्ड मेथड व्हाट पीपल आर ट्राइंग इन दिल्ली, it will not click for me. It is not going to click for me. I cannot finish the syllabus in 25 days. I need to try something very out of box, which no one might have tried till date, or I don't know if people are trying or not. I was staying in Mumbai. I had the luxury of taking printouts of Insights Secure. Secure करके आता है. I never used to write an answer. I tried writing an answer. Unfortunately, I was devoid of time. It is not that I did not want to write the answers. I did not have the time. मेरे पास समय ही नहीं था. और मेरे पास जो भी समय था, मैं बोला आपको पहले भी बताया हूँ, मैं ज़िंदगी से सीखना चाहता था. मैं जो चीज़ें करता हूँ लाइक पढ़ाना, मैं उसमें कट नहीं कर सकता था. दैट वाज नॉन नेगोशिएबल फॉर मी, डायरेक्टली आई वुड से. तो मैंने क्या किया, मैंने सारे इनसाइट्स के कंपाइलेशन निकाले. मैंने देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ उससे, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं. और मैं हर क्वेश्चन को जैसे देखता था. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन जैसे था कि एनपीए क्यों बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, मान लीजिए जीएस3. तो मैंने दिसंबर से लेके सारे जुलाई अगस्त तक के इनसाइट सिक्योर निकाल लिए, इनसाइट्स के प्रिंट आउट ले लिया सबका. आई नेवर रीड इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्म. सॉफ्ट कॉपी में मुझे बहुत दिक्कत होता है. मैं एवर नोट पर नोट्स नहीं बनाता हूँ, मैं छोटे से कॉपी रखते हूँ, उस पर नोट्स बनाता हूँ. तो मैंने इनसाइट्स का क्या किया कि मान लीजिए एनपीए है. अब एनपीए के लिए मैंने आंख बंद किया और मैंने मेंटल आंसर राइटिंग शुरू की कि अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो मैं क्या लिखूंगा. तो एनपीए क्यों बढ़ रहा है, तो बैंक का जो लोन वाला कारण है कि एक्सटेंडेड लोन हो रहा है, या एक फिस्कल डेफिसिट वाला क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा था कि एफबीआरएम कमेटी सबको पता होगा, एनके सिंह कमेटी है, राइट, एवरीवन इज अवेयर ऑफ दोस फैक्ट. तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो भाई एफआरबीएम कमेटी में क्यों ऐसा हो रहा है. तो 3 चीज़ें तो मुझे भी आती थी. एक पे रिवीजन उसी समय लागू हुआ था, दूसरा जो किसान की कर्ज की माफ़ी हो रही थी, तीसरा उदय. ये सब चीज़ें प्रीलिम्स से पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा हुआ था. प्रीलिम्स में अगर आप एक्सटेंसिव प्रिपेयर करिएगा तो आप उसको मेंस के लिए जुडिशियसली यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड करना भी चाहिए. रिपोर्ट्स के नाम, कमेटी के नाम, एनके सिंह क्या कह रहे थे 2023 तक, क्या 0 होना चाहिए, क्या 60% होना चाहिए, ये सब चीज़ें मुझे आती थी. मैंने देखा मुझे क्या नहीं आता इसमें से जो इन्होंने अपने आंसर में लिखा है. उसको मैंने छोटे छोटे ऐसे A4 पेपर्स पे A4 लिया और लिखना शुरू किया, छोटा छोटा, कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखता था. धीरे धीरे करके मेरे 100-200 ऐसे पॉइंट्स बने कि जो मुझे नहीं आते थे, बाकी मुझे फीडर पॉइंट आता था. इस तरह से मेरा मेंस का GS1, 2, 3, 4 जितना भी संभव हो पाया, GS1, 2, 3 आई ट्राइड प्रिपेयरिंग ऑल ऑफ देम.
नाउ वाइल प्रिपेयरिंग आई वॉज वेरी श्योर कि अगर मैं ये आंसर लिखूंगा तो मुझे 4 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में, और मुझे ये भी डर लगता था कि मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है तो मैं लिख कैसे पाऊंगा, इतना आंसर लिखना भी मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो डर था बैक ऑफ द माइंड में, तो इसलिए मैंने कुछ स्मार्ट और डिफरेंट वे निकाले जो मैंने शेयर भी किए हैं अपने वीडियोस में, लाइक बाइनोमियल कर्व बनाना, कोट बुक मैंने बनाया। एक सिंपल सा कोट है जैसे हमारे महात्मा बुद्ध का, अ जग इज फिल्ड ड्रॉप बाय ड्रॉप। वो ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब बूंद बाय बूंद ही भरता है, जैसे होता है ना ओशियन इज फिल्ड ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो मैंने इसको धीरे धीरे हर जगह यूटिलाइज करना शुरू किया कि किस आंसर में ये मैं फिट कर सकता हूँ, और ये काफ़ी जनरल है, ये आप कई सारे आंसर्स में फिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप चाहे वो फिजिकल डेफिसिट की बात कर लें, आप सोशल इंक्लूजन की बात कर लें, आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कर लें, एवरी आंसर कैन बी हैव ए कंक्लूजन लाइक दिस। आई इवन डिड नॉट केयर फॉर द इंट्रोडक्शन बॉडी और फॉर्मेट का। मुझे समझ में आ गया था कि मैं अगर बाकी लोगों के जैसा रैट रेस में कूद गया तो मैं पीछे छूट जाऊंगा, मुझे अपने आंसर्स काफ़ी यूनिक, काफ़ी नोबल रखने होंगे। Finally, I used to, in the last 5-6 days before the exam, I used to carry a lot of positive momentum कि मैं ये निकालूंगा ही, मुझे करना ही है। And that positive momentum coupled with my hard work that I put in the last moments, बहुत मेहनत की मैंने लास्ट में कि एक ही चीज़ को मैं 5 बार साइको की तरह याद करता था, याद है फिर भी याद करना है, फिर भी याद करना है, मुझे जब तक जवान में सोते हुए याद नहीं हो तब तक मैं उसको छोड़ता नहीं था। दैट वॉज द, आई थिंक, द गोल्डन डेज व्हेन आई रियलाइज कि अब मैं गाड़ी खींच दूंगा, अब मेरी ट्रेन दूसरे मोड़ पर पहुंच जाएगी। साइकोलॉजी एज एन ऑप्शनल, पीपल वेयर वेरी थ्रेटेंड कि क्या होगा नहीं होगा। मैंने सोचा कि यार ये जो सबसे बड़ा फियर साइकोसिस जो चल रहा है मार्केट में, आई कॉल इट एज ए फियर साइकोसिस, और जो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लगता है कि आप, छोटा सा 1 मिनट का मैं बताऊंगा इसमें। जैसे आप, कई लोग हैं जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं मुंबई में, दूर दराज के क्षेत्रों में, जहाँ तक मान लीजिए स्टडी IQ जैसे चैनल हैं, प्लेटफॉर्म में कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो पहुँचा रहे हैं, और इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। डिजिटलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, पर उनको डर ये लगता है कि बाकी लोग जो फॉलो कर रहे हैं, कहीं मैं उसको फॉलो ना करने से आई माइट नॉट बी इन अ पोजिशन ऑफ डिसएडवांटेज। सो आई वुड से कि यू हैव टू शो दैट सेल्फ बिलीफ, डोंट गेट इन टू फियर साइकोसिस। अगर सब लोग वही फॉलो कर रहे हैं तब तो सबका हो जाना चाहिए था, बट सबका नहीं होता है। इट मीन्स देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ दोज थिंग्स ऑल्सो, सो यू कैन हैव योर ओन वे, यू कैन डिवाइज योर ओन वे, डोंट गेट इन टू दिस फियर साइकोसिस अगेन एंड अगेन। ये जो डर बैठाया जाता है, फैलाया जाता है कि नहीं ये तो करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये डर साफ साफ नजर आता है जब इंटरव्यू का टाइम आता है आफ्टर द मेन्स, कि लोगों को लगता है कि अगर मैं मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, और दिल्ली में लोग 5-5 मॉक इंटरव्यू, 10 इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं इस पूरे रेस में, कहीं मुझे कुछ डिसएडवांटेज ना हो जाए। मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास नोवेल्टी है, अगर आपके पास जेन्युइननेस है, तो आप मॉक इंटरव्यू दें, आप उससे सीखें, परंतु इस डर से ना दें कि मैं पीछे ना छूट जाऊं। ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। आपका नज़रिया, आपका तरीका और आपका सोच डिफाइन करेगा कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। मैंने पहले दिन ही डिसाइड कर लिया कि अगर मेरे पर्सनालिटी में, आफ्टर माई मेंस, कि अगर मेरे पर्सनालिटी में इश्यूज होंगे तो मैं उस पर वर्क करूंगा। मॉक इंटरव्यू से कहीं पर्सनालिटी डिस्टॉर्शन ना हो जाए। मेरे में लेट से रॉ एनर्जी है जो कई लोग बोलते हैं, तो मैं अपने रॉ एनर्जी को प्रिजर्व करना चाहता हूँ, मैं दूसरों के जैसा नहीं बनना चाहता हूँ, और वो रॉ एनर्जी, वो ट्रू पोटेंशियल मुझे अपना रिफ्लेक्ट करना है। मेरे पास कई ऐसे फ्रेमवर्क्स थे, मैंने खुद पे वर्क किया, मैं रोज़ खुद पे सोचता था, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता था, कहाँ पे कमी हो रही है, क्या कमी हो रही है, मैं किस तरह का नेचर का हूँ, मैं अपने आप को एसेस करता था। धीरे धीरे ये सब चीज़ें काम हुई, और मॉक में, विदाउट गिविंग एनी मॉक इंटरव्यू, आई वॉज एबल टू स्कोर 201 in my interview. So I would not say if I can score then you can also score. All I am wanting to say कि if and I can do without mock interviews, then you don't need to give 10 mock interview to get into it. 2-3 दीजिए, देखिए, समझिए, कई सारे मॉक इंटरव्यू से आपको पर्सनैलिटी डिस्टॉर्शन हो सकता है। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी आई एम सेइंग दिस। एक चीज़ जो साइकोलॉजी पे जब डिस्कस कर रहे थे तो छूट गया था, तो साइकोलॉजी का मैंने अपना नोट्स बनाया। मैंने एक सिलसिलारी करके किताब आती है वो पढ़ी, रॉब थॉमस बैरन करके किताब आती है जो सब लोग पढ़ते हैं, वो मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि मुझे उसमें फील नहीं आया। और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स होते हैं, लाइक मुकुल पाठक सर पढ़ाते हैं साइकोलॉजी के लिए, आई डिड नॉट हैव द टाइम टू सी देम, आई कांट कमेंट ऑन दोज नोट्स। फर्दर आई थॉट कि अगर सब लोग वही नोट्स लिखेंगे तो मुझे नंबर कैसे आएगा। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर मैं शिद्दत से कोई चीज़ को समझता हूँ, पढ़ता हूँ, और यही मेरा फोकस होता है कि अगर मैं चीज़ों को पढ़ रहा हूँ तो मुझे उसका फील आना चाहिए। सब्जेक्ट में समझ गया तो फिर क्या ही है रखा हुआ है, राइट। तो ये जैसे एक फॉर एग्जांपल आप इस तरह से देखिए, मुझसे इंटरव्यू में पूछा नहीं गया, पर मैं ये सोच के गया था, यू आर ए केमिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT कानपुर, अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग यूज़ करना है तो आप कहाँ पे करोगे केमिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल। मैंने सोचा था सर जिंदगी है कि बॉयलर है, जिंदगी के बॉयलर में हम चल रहे हैं, आप
जो भी चीज़ें देखते हैं समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, आप एक एजेंट हैं, आप एक कैटलिस्ट हैं। ये पूरा जो रिएक्शन होना है समाज में, आपको आगे बढ़ाना है समाज में, तो आप कैटलाइज करोगे चीज़ों को, राइट। और एक एक्टिवेशन बैरियर होता है, एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है लोगों में, वो बैरियर होता है, लोग क्रॉस नहीं करना चाहते। मैं वो लोगों में क्रॉस करवाऊंगा ताकि लोगों तक वो चीज़ें पहुंच सके। एक और मैंने जैसे इंटरव्यू में सोचा था, ये सब काफ़ी नोबल थॉट्स थे। मुझे लगता था कि हाँ, मैं खुश रहता था, मैं सोच के सेल्फ ग्रेटिफाई करता था कि IAS क्यों बनना चाहते हो, IAS या एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते हो। तो मुझे लगता था सर ये एक लांगड़ के, ये जो लंगर नहीं होता है, जो पंजाबी लोगों में एक लंगर का प्रथा होती है, तो उसमें आप खाना खिला रहे हैं लोगों को, ठीक है। कई लोग भीड़ में आए हैं और खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। अब भाई खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं तो कुछ लोग खाना बनाने भी वाले भी चाहिए। तो कुछ लोग, मान लीजिए 10,000 की भीड़ बैठी, उन्होंने कुछ डिसाइड किया कि हमें कुछ लोगों को खाना बनाने के लिए चुनना है। उन्होंने खाना बनाना शुरू किया, उन्होंने खाना बनाया, ठीक है। अब कोई खिलाने वाला भी होना चाहिए, खाना है कि नहीं। खाना खिलाने के लिए कुछ और लोग चुने जाएंगे। अब इसको पूरे आप समाज के साथ देखिए। कुछ लोग हैं समाज में जो कि जनरल पब्लिक है, उन्होंने हर 5 साल में कुछ लोगों का चुनाव किया कि आप हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे खाना के जगह। कुछ लोग उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी होने चाहिए, उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खाना बन गया और खाने के लिए लोग बैठे हुए हैं, उनके पास खाना नहीं पहुंच रहा है, तब तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, राइट। तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, खाना परोसना भी बहुत जरूरी है खाना बनाने के साथ, और किसको कितना परोसना ये भी जरूरी है। अगर कोई भूखा पेट है, मीन्स इफ देयर इज ए वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसको अधिक खाना पहुंचना चाहिए। एक माँ है, अगर कोई विमेन है, उसके पास अधिक खाना पहुंचना चाहिए। और यहीं पे पॉलिसी मेकर और पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटर, खाना बनाने वाले और खाना को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, दोनों का रोल आता है। सिमिलरली अगर खाने में लोग खाना खा रहे थे, कोई भगदड़ मच जाती है, इफ सपोज देयर इज ए chaos एंड सम काइंड ऑफ रायट हैपन, देन समवन हैज टू कंट्रोल देम, है कि नहीं। So there has to be some people who have to control them. Therefore the importance of IPS is also very important. इसी तरह से आप सोचोगे तो आपको सारे रोल्स का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। और ये काफ़ी सिंपल थॉट प्रोसेस है। चीज़ों को मैं एक लंगर में खुद गया था खाना खाने, और मैंने वहाँ से ये चीज़ सीखी। तो ऐसा नहीं कि कुछ एक आउट ऑफ द बॉक्स बैठा हुआ हूँ और एक एप्पल गिरा और मुझे समझ में आया। इट वॉज ऑल अबाउट थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, सीइंग, trying to evolve myself and trying to make my answers from natural perspective. For interviews, I would also say I followed, because I got good marks in interview 201. In the hindsight, I don't want to say that everything worked for me, but there were questions in the interview which were outside DAF. So people were saying कि DAF से ही आता है. Nothing was asked to me from DAF. Everything was very generic, like गांधी जी का आज क्या इंपॉर्टेंस है आज के लाइफ में. दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लीडर क्या होता है, बॉर्न होता है कि नहीं होता है. अगर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था आप 30 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, अंडमान निकोबार की जो समस्याएं हैं, आप अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर होते तो क्या करते. एंड ऑल दीज कुड हैव बीन टैकल्ड विद द प्रैक्टिकल आंसर्स, और वही मैंने देने की कोशिश की. कुछ चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज जो मैंने आपको जेनरिक बताया, इसके अलावा भी मैं शेयर करना चाहूँगा, सो दैट बिफोर वाइंडिंग अप दिस वीडियो इट बिकम्स लिटिल मोर फ्रूटफुल फॉर यू. मैं फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव हूँ. सबसे पहला, there are some myths which I want to destroy today in this via this video. सबसे पहला कि यार कुछ लोग कहते हैं कि आपको सोशल मीडिया नहीं करना चाहिए, इस एग्ज़ाम के लिए आप सब छोड़ दीजिए, सिर्फ टेलीग्राम पर पढ़ाई करिए, व्हाट्सएप सब दरकिनार करके पढ़ना चाहिए. आई डोंट डिनाई कि डिस्ट्रैक्शंस आर देयर, बट अल्टीमेटली जो डिस्ट्रैक्शन है ये सब आप एक्सटर्नल लेवल पे देख रहे हैं. हर चीज़ इंटरनल होती है. अगर आप यहाँ बोल सकते हैं कि ऑल इज वेल, आई कैन कंट्रोल इट, आई नो आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम ऑन फेसबुक, आई हैव ट्राइड टू क्रिएट एन इकोसिस्टम जहाँ लोग फेसबुक पर आके पढ़ाई करते हैं, तो वो पढ़ा जा सकता है. मैं फेसबुक पर बहुत ही एक्टिव रहता हूँ, मैं अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो खराब एलिमेंट्स है सोसाइटी के वो तो सामने आ ही रहे हैं. जो कुछ अच्छाई होती है, जो कुछ अच्छे एलिमेंट्स हैं, उनको सामने लाना बहुत ज़रूरी है. उसी फेसबुक पे हम एक वाईफाई कैंपेन चलाते हैं, विथ यू फॉर यू कैंपेन. ये सब यूपीएससी प्रिपरेशन के अराउंड ही. कई लोग कहते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस से तैयारी करनी चाहिए. बिल्कुल गलत है ये. आप एक सेग्रीगेटेड एक सिलोज में रह के यू वांट टू प्रिपेयर, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आई वुड से एब्सोल्युटली रॉन्ग, विदाउट एनी डाउट. एक रूम में बैठ के तैयारी करने से अगर आपको रैंक भी आ जाता है, आई वुड से यू हैव नॉट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लाइफ. दीज आर योर प्रोडक्टिव ईयर माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. गो आउट एंड ट्राई टू हेल्प द सोसाइटी एज मच एज यू कैन. आप जाओ, 4 घंटे निकालो वीकेंड के, आप निकाल के तो देखो. अगर आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ाओगे, अगर आप कहीं लंगर में जाके खाना खिलाओगे, you will feel so much confident about yourself, of your existence. इतना जो आपको frustration होता है, इतना जो आपको low feeling होता है, सब खत्म हो जाएगा. And then you can study for the next 8 hours with lot of confidence, lot of self belief. तो आप
सोशल मीडिया पे रह सकते हो, खुद को रिस्ट्रेन करो। आप ब्लॉक कर, आप सोचते हो कि सोशल मीडिया को मैं अन कर ये कर देता हूँ, जो कहते हैं बेसिकली अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अनइंस्टॉल तो आपको यहाँ से करनी होगी सिस्टम्स को। नंबर 3, आंसर्स में आपके मैजिक होने चाहिए। मेरा मेंस में 865 मार्क्स ही आया है, कई लोगों को लगेगा कि ये काफ़ी कम मार्क्स है, पर अगर आप इस नज़रिए से मैं देखता हूँ, नज़रिया अलग होना चाहिए कि मैंने 25 दिन में 865 मार्क्स और थोड़े दिन और मान लीजिए उसमें मैंने मार्क्स लाया, तो प्रोडक्टिव वाइज बहुत ही अच्छे मार्क्स मुझे लगे अपने आए हैं। और वो इसलिए आया क्योंकि मैं सोल ऑफ द आंसर को समझने की कोशिश करता हूँ, सोल ऑफ द इशू को समझने की कोशिश करता हूँ। अगर बचपन में मान लीजिए हमने गरीबी देखी तो मुझे मतलब समझ में आता है कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। एक गरीब बच्चा को एजुकेशन नहीं मिलता है तो एजुकेशन समझ में आता है। तो आई वुड से कि आप लाइफ में ईयरफोन प्लग करके घूमते हैं, थोड़ा सोल प्लग करके घूमिए, थोड़ा अपने आप को, हार्ट को एक्टिवेट करिए। वो करना बहुत जरूरी है, जैसे आयरन मैन ने अपने आप को एक्टिवेट करके रखा है। चौथा और इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा कि कुछ और तरीके हैं एग्जाम के, जो मैंने बोला था अनएक्सप्लेन्ड, जो अनविजिटेड टेरिटरी। फॉर एग्जाम्पल सदगुरु मैं देखता था, इट वॉज माई पर्सनल चॉइस एंड अगेन आई वुड से इट इज अ वेरी पर्सनल चॉइस। सदगुरु ने कई सारे ऐसे कोट दिए थे जो मैंने धड़ाधड़ इंटरव्यू में बोले। जैसे करप्शन पर उनका एक कोट था सीधे कि आइंस्टाइन सेड एवरीथिंग इज रिलेटिव, इंडियंस बिलीव रिलेटिव्स आर एवरीथिंग एंड देयरफॉर करप्शन एग्जिस्ट इन दिस सिस्टम। Number 2, if you don't leave the dead behind, the dead will always live with you. Number 3, so many people are trying to do stress management. Do you really think stress is so much valuable? We should be doing wealth management. We should be doing health management. Stress को मैनेज करना चाह रहे हैं हम। इतना वैल्यूबल हो गया क्या स्ट्रेस एज एन एसेट, एसेट लाइबिलिटी जो मॉडल होता है। नंबर 4, आई वुड से कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि डेफिनेटली शेयरेबल थी और मैं शेयर इसलिए करना चाहता हूँ। नंबर 4 और नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंसान क्रिटिसाइज करना चाहता है चीज़ों को, दोष देना चाहता है, इसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज वी आर द प्रॉब्लम। वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन। हमें खुद के सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमने इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा ज़्यादा इमोशंस के साथ अटैच कर दिया। आप प्रोफेशनल वे में एग्जाम दीजिए, आप फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग द सेम मिस्टेक्स एंड आई वाज आल्सो डूइंग इन मेनी ऑफ द टाइम। मेनी ऑफ अस कमिट अननोइंगली। वी ट्राई टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, बट वी नेवर लिव इन द प्रेजेंट। अभी मैं वीडियो बोल रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि अरे मैंने 1 मिनट पहले क्या बोला, कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, अगले सेकंड क्या बोलूँगा, बट मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो आपके सामने जा रहा होगा। तो ये अंतर ये अनकॉन्शियसली हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंट के बारे में पूरे शिद्दत के साथ होना चाहिए। 3-4 और इंपॉर्टेंट चीज़ें बिकॉज ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। मौका मिले ना मिले, और मौका मिलेगा तो और अच्छी बातें होंगी और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को डेवलप करना जरूरी होगा। एक TFA लूप होता है। व्हाट इज TFA लूप? थॉट प्रोसेस, बेसिकली थॉट, क्या आप सोचते हो, क्या आपके दिमाग में फीड होता है और क्या आप एक्शन लेते हो। एग्जाम्पल, माउंटेन ड्यू का एड सबने देखा होगा, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, राइट। अगर आप ये सोच लो कि आपसे नहीं होगा तो आपसे नहीं होगा, तब तो गए आप। अगर आप ये सोच लो चलो ये कितना भी कठिन है, मैं ये सोचता हूँ, एक थॉट डालता हूँ कि मेरे से हो सकता है ये, फिर आप फीड करते हो अपने आप को, नहीं मैं ही कर सकता हूँ ये, डर के आगे जीत है, तब आप अपने एक्शन को डिफाइन करते हो, बिल्कुल मैं करूँगा ये, मैं तैयार हूँ इस चीज़ को करने के लिए। अरे UPSC या कोई भी एग्जाम है, मैं आई विल डेफिनेटली गिव माई 100%। People were there in my main center who said, look at this boy, he has given 4 mains, he has gone for 3 interviews, do you think in your first mains you have any chance? I said, of course I have chance, I am not playing for them। मैं क्रिकेट खेलने गया हूँ ग्राउंड पे, मुझे पता है कि मैंने स्ट्रेट ड्राइव सीखा है, मैं सचिन, मान लो सपोज करके मैं विराट कोहली हूँ, मैं क्यों कुमार संगकारा के जैसा खेलूंगा, राइट। एवरीवन हैज टू प्ले ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। तो मैं जो कवर ड्राइव जानता हूँ मैं कवर ड्राइव लगाऊंगा, जहाँ पे मुझे बैकफुट पे डिफेंड करना आई विल डिफेंड। प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। आई वाज ए स्टूडेंट, आई वाज ए इंजीनियर, आई नेवर ट्राई टू राइट आंसर्स इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, या बेसिकली एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट अपनी तरह से बहुत अपना अच्छा आंसर लिखते हैं, मैं उनके तरीके से लिखता तो मैं कहीं भी इस रेस में नहीं आ पाता। सो आई रीडिफाइंड द वे ऑफ आंसर राइटिंग इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मेमोरी पे फोकस करिएगा, लास्ट फ्यू डेज ऑफ प्रीलिम्स आर देयर, लर्निंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी है। स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक साउंड स्लीप्स एवरी डे, डोंट मेक आउट ऑफ द बाउंड रूटीन कि 20 घंटा 16 घंटा कोई नहीं पढ़ता, 3-4 घंटे रोज दिन शिद्दत से पढ़ो। इफ आई से 3-4 घंटे आर सफिशिएंट इफ यू सो दैट ऑनेस्टी विथ यू। आप ऑनेस्ट हो खुद के साथ, 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, दैट इज वेरी गुड। ऑन वीकेंड ट्राई टू रीड। इफ यू आर अर्निंग, इफ यू आर नॉट अर्निंग, स्पेंड 4-5 मोर आवर्स, है कि नहीं। अल्टीमेटली
सब सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, कल आप बैठे रह सकते हैं, कोई और बैठा रह सकता है। बस वही अंतर है कि किसने कितना एंग्जाइटी को कंट्रोल किया, इंटरव्यू में कितना कंट्रोल किया, मेंस में कितना कंट्रोल किया, कितना पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ अपने आप को रीइंफोर्स किया कि मैं निकाल सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, आई एम मेड फॉर दिस, राइट। किसने कितना अपना स्ट्रेंथ पे खेला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसने समझा कि इसमें मैजिक भी चलता है, लॉजिक के साथ साथ आपको वो भी अप्लाई करना है। इसके अलावा मेरे पास कुछ पंक्तियां हैं, क्योंकि मैं लिखता हूं और मैं हमेशा बताता हूं लोगों को, तो कुछ एक पंक्तियां जो मैं आपको कहना चाहूँगा आप सबके सामने। और देन आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम लाइक वन ऑफ यू, आई डू माई हार्ड वर्क, माई नेम देयर फॉर माई निकनेम ऑन टेलीग्राम वॉज हार्ड वर्किंग ह्यूमन, माई ऑफिशियल यूट्यूब वीडियो इज ऑल्सो ऑन द नेम ऑफ हार्ड वर्किंग ह्यूमन। आई एम वेरी थैंकफुल अगेन टू द प्लेटफॉर्म Study IQ that gave me wonderful opportunity. I am currently in Delhi and this is the recording made for them. I am here with my luck. People say there is always an element of luck involved in this exam. My father is my luck. You can find more about me on my channel, on my Facebook profile. I definitely will reply back to each and every query. I have that habit of replying back to all my dear brothers and sisters query. So before winding, there are 4-5 lines which I'll say in Hindi and English as well. There are 2 versions of the poem. हिंदी में सबसे पहले, ये खेल तो बहुत पुराना है, ये खेल तो बहुत पुराना है, तुम्हें अपना बस किरदार निभाना है। ये खेल तो बहुत पुराना है, तुम्हें अपना बस किरदार निभाना है। तू डर मत है मेरे वीर, उठा बाण और चला तीर। तू डर मत है मेरे वीर, उठा बाण और चला तीर। कहीं तू जो गया डर, कठिन हो जाएगी तेरी ये डगर। कहीं जो तू गया डर, कठिन हो जाएगी तेरी ये डगर। डर को हराना भी तुझे खुद होगा, हिम्मत जुटाना भी तुझे खुद होगा। अगर तेरे सामने अग्निपथ पड़ा है तो वो देख, सफलता का रथ तेरे सामने खड़ा है। जा हो जा उस पर सवार और दुश्मनों पर कर कुछ ऐसा वार कि पूरी कायनात करने लग जाए तेरे लिए जय जयकार। याद रखना, जैसे मीरा एक दीवानी थी, तू भी एक दीवाना है। तुझे अपने अस्तित्व का, अपने होने का ऋण चुकाना है। ये खेल तो बहुत पुराना है, तुम्हें बस अपना किरदार निभाना है। एंड फॉर माई इंग्लिश डियर फ्रेंड्स, आई विल से दीज लाइन्स। इट इज ओके टू फॉल, it is okay to fail and to fall, but the important thing is to learn and become wise. But the important thing is to learn and become wise, because success comes to them who gathers the motivation, passion to fall and again rise. Success excuses them who make excuses. So always remember, give your best, leave the rest, you will get the best. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर से हाथ जोड़कर आप सबको अभिनंदन, आप सबको नमन। थैंक यू सो मच। शाइनिंग ऑफ, कीप प्रिपेयरिंग वेल एंड ट्राई टू क्रिएट द पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ। देयरफॉर आई एम वियरिंग दिस शर्ट बिकॉज इम्पैक्ट बिगिंस विथ आई। आपके साथ, जी हाँ, आपके साथ इम्पैक्ट शुरू होगा। पढ़ते रहिए, अपने अगल बगल में पढ़ाते रहिए, ज़िंदगी को समझिए, ज़िंदगी को का दायरा बढ़ाइए और लोगों की मदद करिए। मेरे जो 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं, द 3 स्ट्रेंथ ऑफ माइन आर, आई एम ए हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन एंड आई एम अ ह्यूमन एट द एंड। ट्राई टू बिकम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड अल्टीमेटली ह्यूमन. Make humanity proud again. We can do it. We will do it. Thank you so much.